हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर डिस्कशन हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सी नई बातें पढ़ेंगे आपके साथ। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब आपके साथ चर्चा होने वाली है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कुछ नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग का ही एक फैंसी नाम है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अपनी कॉस्ट की। कॉस्ट कौन सी? आपकी वेरिएबल कॉस्ट की भी और फिक्स्ड कॉस्ट की भी। आपके सेल वॉल्यूम की भी बात करने वाले हैं, ये वॉल्यूम है आपकी सेल्स का। और आपका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा उसकी भी बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे कि कैसे आपका सेल्स, आपकी जो कॉस्ट है, आपका जो सेल्स का वॉल्यूम है, और ओवरऑल सेल्स मिक्स जो है आपका, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैसे आपके प्रॉफिट से जुड़ी हुई है, कैसे आपके जो प्रॉफिट्स है उनको ये घटा सकती है या फिर बढ़ा सकती है। तो इस संबंध को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अभी चर्चा आपके साथ होगी जिसमें कॉस्ट की बात की जाएगी, सेल्स की बात की जाएगी, प्रॉफिट की बात की जाएगी, और इन सब चीजों को लिंक किया जाएगा कि कैसे हम इन सभी को जोड़ के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ना, वो क्यों करते हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है? हमारा मकसद होता है कि हम अपने लॉसेस को कम करें, अपनी जो सेल्स है कम से कम इतनी हो जाए कि हमारे लॉसेस ना हो। हम ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचें जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। हम इतना सेल्स तक पहुंच जाए ताकि जो हमने टारगेट प्रॉफिट डिटरमाइन किया था उसे हम अचीव कर ले। हम ये डिटरमाइन कर ले कि कौन से प्रोडक्ट पे हमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। हम ये डिटरमाइन कर लें कि अगर हम अपने आउटपुट के अंदर चेंज लाएंगे तो उससे हमारे प्रॉफिट के अंदर क्या चेंज आ सकता है। हमें यह भी डिटरमाइन करना है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जिसको बंद कर देना चाहिए, कोई ऐसा प्लांट तो नहीं है जिसपे भी टेम्परेरीली ताला लगा दो या उसे बंद ही कर दो। तो ये सारी चीजें आपको इस एनालिसिस से पता लगती है। तो अभी फिलहाल इतनी सब चीजों की एनालिसिस तो नहीं करेंगे, बट बेसिक बातें जो है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ी हुई, उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर किस तरीके से आपकी इनकम स्टेटमेंट तैयार की जाती है, कैसे वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को ट्रीट किया जाता है, ऑलरेडी आप प्रीवियस सेशन में भी देख चुके हैं। तो एक बेसिक रिवीजन है आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जा रही है उसमें सबसे ऊपर आपकी सेल्स आ रही है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को घटाया। फिर आपके पास आता है कंट्रीब्यूशन, ये एक नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके नीचे आपके फिक्स्ड कॉस्ट को घटाया, और फिर आपका जो प्रॉफिट है वो प्यारे दोस्तों यहाँ पे निकल कर आ चुका है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को ट्रीट किया जाता है अलग अलग से। और इन दोनों को बीच में जो डिवाइड कर रहा है वो है हमारा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या चीज है? आप अपनी सेल में से अपने वेरिएबल कॉस्ट को घटा रहे हैं तो वो आपका कंट्रीब्यूशन बन जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास जो सेल्स है वो 10,000 की है, और मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6,000 की है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना बन जाएगा? 4,000 बन जाएगा। और अगर मैं कहता हूं मेरी फिक्स्ड कॉस्ट अगर 3,000 की है, तो मेरा जो प्रॉफिट निकल कर आएगा प्यारे दोस्तों वो यहाँ पे 1,000 का निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन है, आप इसको पर यूनिट टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो 10 रुपीज है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 6 रुपीज है, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे जो निकल कर आ जाएगा वो 4 रुपीज निकल कर आ जाएगा। बट जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो आप पर यूनिट टर्म्स में डिनोट नहीं करते हैं, आप उसे टोटल डिनोट करते हैं, क्योंकि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर एक यूनिट के हिसाब से वेरी नहीं करती है, इट रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो आप उसे यहाँ पे टोटल की पर्सपेक्टिव से डिनोट करते हैं, और फिर फाइनली आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आ जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ी हुई। इन्हीं के ऊपर और डिटेल में अभी आपके साथ चर्चा करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, अगर आपने वो इनकम स्टेटमेंट को सही से देख लिया, समझ लिया, तो अभी आगे की कहानी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब काफी सारी किताबों में आपको ऐसी कुछ मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, और ये इक्वेशंस बहुत सारी हो जाने वाली हैं। और अगर आपने एक बेसिक फंडा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो इन सभी इक्वेशंस को याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी।
अगर आपको इनकम स्टेटमेंट क्लियर है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन तक पहुंच रहे थे और कंट्रीब्यूशन में से अपना फिक्स्ड कॉस्ट घटाकर प्रॉफिट पे पहुंच रहे थे। अगर आपको ये चीज प्यारे दोस्तों याद है तो फिर आपके लिए पूरा जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो बिल्कुल इजी मक्खन की तरह हो जाएगा। अब जैसे ये तीनों इक्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, इन तीनों इक्वेशन में अब आपके लिए कुछ नया नहीं बचा है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को ही देखता हूं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन कह रही है कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। डू यू एग्री? मैं आपको वैल्यू डाल के दिखाता हूं। तो वैल्यू हमने डाली थी 10,000 यहाँ पे डाली थी, इसके नीचे हमने वेरिएबल कॉस्ट कितनी ली थी अपनी 6,000 ली थी ना। हाँ, कंट्रीब्यूशन मेरा 4,000 निकल कर आ गया था, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 3,000 थी, तो प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 1,000 निकल कर आ गया था। तो अगर सेल्स को मैं लिखूं यहाँ पे 10,000, वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी है 6,000, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी है 3,000 और प्रॉफिट मेरा है 1,000, क्या ये दोनों बराबर है? क्या सेल्स मेरी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट कीजिए, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आपकी सेल्स में से अगर आप यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को घटाते हैं तो ही तो आपका प्रॉफिट निकल कर आता है, तो ये ऑटोमेटिकली बराबर आना ही था। ऐसे ही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कहा गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 10,000 माइनस 6,000, ये 4,000 हो गया, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 3,000 है और प्रॉफिट आपका यहाँ पे 1,000 है। क्या ये दोनों इक्वेशंस टैली हो रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये आपको इक्वेशन क्या दिखा रही है? ये कह रही है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाया तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आया, और ये जो कंट्रीब्यूशन है इससे मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी पूरी कर लूंगा और जो बचेगा वो मेरा मुनाफा यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाया तो मेरे पास 4,000 कंट्रीब्यूशन मिला, and this is what is going to contribute towards the recovery of my fixed cost and my generation of profits। तो ये फंडा है आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन का। तो आप देख सकते हैं कि इन मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन जनरेट करना पड़ेगा और कंट्रीब्यूशन आपके फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं इस केस में बोलूं कि मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 3,000 की बजाय अगर 5,000 हो गया तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं आएगा, फिर आपका लॉस हो जाएगा 2,000 का। तो अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट चाहिए तो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा आना चाहिए, तभी प्रॉफिट पे पहुंचोगे। अगर फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो गया कंट्रीब्यूशन तो माय प्रॉफिट इज गोइंग टू बी जीरो, मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाएगा, जिसकी चर्चा आपके साथ आगे जाकर करी जाएगी। फिलहाल आप इतनी जो कहानी है उस पर फोकस कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई उसमें सबसे जरूरी चीज है आपका कंट्रीब्यूशन। मैं इसे क्यों जरूरी बोल रहा हूं? क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना प्यारे दोस्तों तो फिर प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ। अगर मैं आपसे कहता हूं लेट्स सपोज माय जो सेलिंग प्राइस है, माय सेल्स इट इज 10,000 एंड माय वेरिएबल कॉस्ट इज 12,000, तो इस केस में क्या कुछ कंट्रीब्यूशन बचा? बचा ही नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 2,000 निकल कर आ गया। तो भैया इस केस में तो आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते हैं, तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकल रहा है? आपकी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके डिडक्ट करके यहाँ पे निकल रहा है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है इससे आपको अब दो चीजों की भरपाई करनी है, दो चीजों की रिकवरी करनी है। इस कंट्रीब्यूशन में ही आपके फिक्स कॉस्ट निकलेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो आपके प्रॉफिट हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी उतनी ही रहने वाली है, उसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, आपके प्रॉफिट उतने ही ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज को, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, प्रॉफिट आपके बढ़ते चले जाएंगे। इस कंट्रीब्यूशन को कई बार ग्रॉस मार्जिन का नाम भी दिया जाता है। ग्रॉस क्यों कह रहे हैं, इसे नेट क्यों नहीं कह रहे? ग्रॉस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट घटेंगी और फिर नेट प्रॉफिट या नेट मार्जिन आपका निकल कर आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन को बोला गया इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड योर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट योर वेरिएबल कॉस्ट,
और ये कंट्रीब्यूशन मदद करती है आपके फिक्स्ड कॉस्ट को मीट अप करने में, आपके जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने में, आपके प्रॉफिट को जनरेट करने में। तो इसे इस तरीके से इन इक्वेशंस के थ्रू यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो आई होप आपको अब इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक फंडे तो आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल से आपके बेसिक फंडे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे मेरे से आगे चले, लीड लें। आपको इस एग्जाम्पल में दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक आपको निकालना चाहिए आपका कंट्रीब्यूशन, और दूसरा आपको निकालना चाहिए आपका प्रॉफिट। तो देखते हैं कौन निकालता है सबसे पहले। तो मैं भी शुरू कर रहा हूँ, आप भी अपने कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो और आप भी साथ ही शुरू कर लो। तो सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे 10 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपीज पर यूनिट। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कंट्रीब्यूशन मेरा पर यूनिट हो जाएगा ₹3 पर यूनिट। तो पर यूनिट माय कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी ₹3। मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट बता रखी है ₹2 लाख की, और आउटपुट बता रखा है यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स का। तो अगर एक यूनिट पे मेरा ₹3 का कंट्रीब्यूशन है तो 1 लाख पे कितने का हो जाएगा? बहुत ही आसान है। 1 लाख पे मेरा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज गोइंग टू बिकम ₹3 लाख। और अगर मुझे अपना प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट के लिए क्या करूंगा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को घटाऊंगा ही। तो घटा दिया, 2 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी थी, घटा दिया, तो मेरा 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आ गया। तो यहाँ पे आपने आसानी से कंपटीशन कर ली। अब देखो मैंने ना क्या किया, सेलिंग प्राइस 10 रुपए में से वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए माइनस करके कंट्रीब्यूशन 3 निकाल लिया। हो सकता है आप ऐसा ना कर रहे हो, आप दूसरे तरीके से निकाल रहे हो, बट आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप अगर ऐसे निकाल रहे हैं, मेरी सेल्स क्या हो गई? 10 रुपीज इंटू टोटल आउटपुट 1 लाख, मेरी सेल हो गई 10 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 7 रुपीज इंटू आउटपुट 1 लाख का, 7 लाख हो गई। कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई आपकी? यहाँ पे 3 लाख की हो गई। और इसमें से आपने अपनी फिक्स कॉस्ट घटाई 2 लाख की, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे भी 1 लाख का ही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंट्रीब्यूशन तक आप पर यूनिट में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट कंट्रीब्यूशन के बाद आपका जो कैलकुलेशन है वो टोटल बेसिस पे ही होना है, क्योंकि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल आउटपुट के लिए यहाँ पे होती है, वो पर यूनिट नहीं होती है। तो आई होप आप सभी ने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, अगर आपने सॉल्व कर लिया था तो बहुत बढ़िया, नहीं सॉल्व किया था तो यहाँ पे आप जैसे आलसी लोगों के लिए हमने प्रॉपर सही तरीके से, सही ढंग से, साफ सुथरा लिख भी दिए कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। हालांकि मेरा मानना तो ये कि आपको खुद से भी सॉल्व करना चाहिए, साथ साथ करना चाहिए। आपको सत्संग सुनने नहीं आया, आप पढ़ाई करने आए, तो पढ़ाई दोनों तरफ अगर साथ साथ चलती रहे तो अंडरस्टैंडिंग आपकी और बेहतर हो जाएगी। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं एक नए कंसेप्ट पे, जो कि है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। और इसे प्यार से पॉपुलरली पीवी रेशो का नाम भी दिया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो है मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ी हुई। तो ये रेशो बहुत अच्छे से आप अगर कर लेते हैं तो पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग आपका बहुत इजी हो जाने वाला है। और ये रेशो निकालना सुपर डुपर इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर अभी तक का डिस्कशन आपको क्लियर है तो ये रेशो निकालना तो बच्चों का खेल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये रेशो बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल ही लूं, अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि मेरा जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है इट इज 10 रुपीज पर यूनिट, और मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है इट इज 7 रुपीज पर यूनिट, है ना, ये डिस्कशन कर रहे थे। और मेरा कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया था ₹3 पर यूनिट। अभी आपको कुछ संबंध बनाना है, कुछ रिलेशनशिप बताना है इस कंट्रीब्यूशन और इस सेल्स के बीच में। तो कैसे बना सकते हो? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं कि माई कंट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ माई सेल्स। क्या ऐसा बोल सकता हूं? क्या मेरा कंट्रीब्यूशन सेल्स का 30% है? कैसा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो। और यही 30% प्यारे दोस्तों, यही तो हमारी पीवी रेशो है, यही तो हमारी पीवी रेशो है। तो ये रेशो आपको क्या बताती है? ये रेशो बताती है कि कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में क्या संबंध है। तो हमने पर यूनिट के बेसिस पे लिया, आप टोटल बेसिस पे भी कर सकते थे, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। जैसे अगर मैं टोटल यहाँ पे आपका 10 लाख, 7 लाख और 3 लाख लिख देता, तो 3 लाख जो है इट इज अगेन व्हाट? 30% ऑफ योर सेल्स, दैट इज 10 लाख। तो जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो फॉर्मूला बना लोगे क्या? फॉर्मूला बना लोगे क्या?
जी बिल्कुल बना लेंगे। फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला तो सुपर इजी है। आइए लिखते हैं फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आगे लिखा हुआ मिलेगा। बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला हमने कितनी आसानी से खुद ही बना लिया। हमें कोई किताब की जरूरत थोड़ी थी इस फॉर्मूला को बनाने के लिए। कंट्रीब्यूशन मेरे पास 3 लाख है और सेल्स मेरी 10 लाख है। आप वैल्यू पुट कीजिए, 3 लाख 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, आपका ये 30% ही तो प्यारे दोस्तों निकल कर आएगा। अब आपके मन में सवाल और उठेंगे कि सर इसे कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो क्यों नहीं कह देते, इसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्यों कहते हैं। तो इसे कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो भी कह सकते हैं और इसे मार्जिनल इनकम रेशो भी कह सकते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इसे क्यों कहा जा रहा है, इसे इसीलिए कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली जो आपके प्रॉफिट्स है ना, वो कहीं ना कहीं इस रेशो से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स रहने वाली है, उसमें तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो यही वाली जो आपकी रेशो है वही आपके प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करेगी। आप जितना ज्यादा सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जैसे मेरा भी सेल्स का वॉल्यूम यहाँ पे 10 लाख था, मैं इस वॉल्यूम को बढ़ा के यहाँ पे 20 लाख कर देता हूं। तो यहाँ पे आप मेरा कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। जी सर कंट्रीब्यूशन तो 30% है मेरी सेल का, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन 6 लाख हो गया। और मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो मेरी फिक्स है, वो तो 2 लाख ही है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया बढ़ के, प्रॉफिट मेरा बढ़ के 4 लाख यहाँ पे हो गया। तो आपने अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाया और उससे आपका जो प्रॉफिट है उसने काफी लंबी छलांग लगा दी। आपने अपना सेल जो है वो डबल किया, 10 लाख से 20 लाख किया, बट प्रॉफिट आपका 1 लाख से 4 लाख, 4 गुना हो गया। तो ये वाली जो रेशो है ना, आपके प्रॉफिट को लेकर बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स आपको दे सकती है। आपके सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट को कहीं ना कहीं रिलेट करती है, लिंक करती है, और इसीलिए इसे पीवी रेशो का नाम प्यारे दोस्तों दे दिया जाता है। तो काफी सारी बातें अभी आपके साथ कर ली है, बट बिल्कुल लॉजिकल सी बातें हैं। और आगे अभी फॉर्मूलाज आएंगे, वो फॉर्मूलाज आपको बहुत इजी हो जाएंगे याद करने, लर्न करने। तो लीजिए, आपके सामने अभी ढेर सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, बट बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शांति से बैठो, आराम से एक एक फॉर्मूला देखोगे तो बहुत इजी लगेगा। चलो जी, पहले हमारे पास फॉर्मूला है कि पीवी रेशो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अरे क्या बच्चों वाली बात बता रही है, तो हमें ऑलरेडी मालूम है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, ये भी बच्चों वाली बात है। ये चीजें तो हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड पे कर ही ली है ना। हमने पर यूनिट भी कर लिया, 3 डिवाइडेड बाय 10 भी कर लिया, और टोटल भी कर लिया, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। दोनों चीज से करके देख लिया, दोनों चीज से आंसर आपका 30% ही निकल कर आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फॉर्मूले आने दो, लो जी और फॉर्मूले आ गए। कहा गया पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे नीचे तो सेल्स है, डिनोमिनेटर में तो सेल्स ही है, मल्टीप्लाई बाय 100 ही है, तो चेंज आया तो इसमें आया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये क्यों लिखा, क्योंकि प्यारे दोस्तों आप ऑलरेडी जानते हैं कि योर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के बराबर होता है, तो हम इसे ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें भी आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो लेट सपोज मेरा यहाँ पे 2 लाख है, और प्रॉफिट मेरा जो है वो यहाँ पे 1 लाख है। तो अगर मैं अपना निकालना चाहूं पीवी रेशो डिवाइडेड बाय सेल्स, जो कि मेरी 10 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तब भी ये आपका 30% ही प्यारे दोस्तों निकल कर आ जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, तब भी 30% ही निकल कर आएगा। इसके बाद बोला जी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अरे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये आपका कंट्रीब्यूशन ही तो होता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला तो बस इन्होंने खोल के लिख दिया, कंट्रीब्यूशन की जगह सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूलाज बहुत इजी हैं, बहुत आसान है। इसके बाद एक और फॉर्मूला आ गया जी, पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट इन 2 पीरियड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इन 2 पीरियड्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप रट्टे लगाकर जाएं, मैं चाहता हूं कि आप हर चीज को समझ के जाएं, ताकि आपके लिए चीजों को ध्यान में रखना इजी हो। तो ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि अगर आपको 2 पीरियड्स का यानी कि 2 सालों का प्रॉफिट और सेल्स गिवन है, तो आप कैसे उससे पीवी रेशो निकाल सकते हो। एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट्स सपोज ईयर 1,
ईयर 2 2 साल का डाटा आपको गिवन है जी। अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे ना कि लेट्स सपोज हमारी सेल जो है वो 10 लाख है और अभी आगे बढ़कर वो डबल हो जाती है 20 लाख हो जाती है, तो कैसे हमारा जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो जा रहा था। वही एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ईयर 1 में सेल 10 लाख है, ईयर 2 में 20 लाख है। आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ईयर 1 में 7 लाख थी और वेरिएबल कॉस्ट ईयर 2 में जैसे सेल बढ़ी वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, ये आपकी 14 लाख हो जाएगी। आपका जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा जी, कंट्रीब्यूशन 3 लाख हो जाएगा और आगे जाकर ये 6 लाख हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं है, 2 लाख है। अभी आगे जाकर ये आपकी 2 लाख ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अल्टीमेटली जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पे कितना निकल कर आ गया, वो 1 लाख निकल कर आ गया। और अभी यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 4 लाख का निकल कर आ चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे पीवी रेशियो निकालना है तो आप देखिए उसका एक और तरीका क्या है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है, चेंज इन प्रॉफिट 1 लाख से प्रॉफिट 4 लाख हो गया, तो चेंज कितना आया जी, ये आपका 3 लाख का चेंज आया। सेल्स का कितना चेंज आया, 10 लाख से 20 लाख हो गई, सेल का आपका यहाँ पे 10 लाख का चेंज आया। तो अगर मैं 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूं, तो ये भी तो आपका 30% 30% ही निकल कर आएगा। तो ऐसे आप अपना पीवी रेशो 2 सालों के डाटा से भी निकाल सकते हैं। देखो आपका जो एग्जामिनेशन है ना, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका जो एग्जामिनर है वो आपको इतनी सारी जानकारी नहीं देगा। वो आपको केवल क्या बताएगा, वो केवल आपको ये 2 जानकारी देगा, एक सेल्स की जानकारी, एक प्रॉफिट की जानकारी। ये वाली सारी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ये जानकारी नहीं दी जाएगी। आपके सवाल में केवल इतना दिया होगा कि सेल्स ईयर 1 में 10 लाख थी, ईयर 2 में 20 लाख हो गई। प्रॉफिट ईयर 1 में 1 लाख था, ईयर 2 में 4 लाख हो गया। आप पीवी रेशो निकाल कर बताओ, बस इतनी जानकारी दी जाएगी और आप ये सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, तो आपका ये 30% वाला आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। मैंने पूरा इसलिए लिया ताकि मैं आपको पूरा कंसेप्चुअली समझाना चाहता था कि ये और कुछ नहीं है, ये वही चीज है जो हम आपके साथ पहले पढ़ रहे थे, बट इसे यहाँ पे किसी और ढंग से लिख दिया गया है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में आपको कैलकुलेट करके बतानी है पीवी रेशो। अभी देखो ये एग्जाम्पल आपको कितना इजी लग रहा होगा। सेल्स आपको दे रखी है 50,000 की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 20,000 की, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 30,000 का हो गया। और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 कर देंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100 कर दिया, तो 60% का पीवी रेशो निकल कर आ गया। आई होप आपने ये मेरे से पहले कैलकुलेट कर लिया होगा। ये फॉर्मूला अब आपके लिए बच्चों का खेल हो चुके हैं, वैसा एज्यूम कर रहा हूं। अगर नहीं हुआ है तो 2 मिनट का पॉज लो, अभी तक जो चीजें आपके साथ डिस्कस की है उसे एक बार दोबारा से सोचो और फिर अभी आप आगे बढ़ना, क्योंकि आगे वाला जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा सा और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कॉम्पोजिट पीवी रेशो की। अभी क्या होता है कि एक हमारी जो कंपनी या फर्म है वो एक प्रोडक्ट तो बेच नहीं रही होती है, वो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रही होती है। तो हमारी एक फैक्ट्री अगर लगी हुई है तो उसमें जरूरी नहीं है कि केवल पेन ही बनाए जा रहे हैं, हो सकता है पेन के साथ पेंसिल भी बनाई जा रही हो, उसके अंदर इरेजर भी बनाए जा रहे हो, शार्पनर भी बनाए जा रहे हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास हो सकता है। तो अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स का रिलेटेड डाटा यहाँ पे गिवन है, तो आप यहाँ पे पीवी रेशो को जब कंप्यूट करते हैं तो उसे कॉम्पोजिट पीवी रेशो का नाम दिया जाता है। कॉम्पोजिट मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कॉम्पोजिट कर दिया और आप पीवी रेशो निकाल रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल है जी, 3 प्रोडक्ट आपको गिवन है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, और यहाँ पे आपकी इनकी सभी की सेल्स गिवन है और आपका यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का डाटा भी आपका सबका दे दिया है। तो अभी आपको पीवी रेशो का फॉर्मूला जो मालूम है वो क्या मालूम है, सर हमें तो केवल इतना मालूम है कि पीवी रेशो जो होती है ना उसमें कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉर्मूला यहाँ भी लगा देते हैं। यहाँ पे हमें सेल्स कितनी गिवन है, सेल्स गिवन है जी टोटल 1 लाख की। कंट्रीब्यूशन गिवन है क्या, कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है तो निकाल लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो पहले प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 50,000 माइनस 20,000, ये आपकी निकल कर आ गई 30,000। प्रोडक्ट बी की निकल कर आई 30,000 माइनस 12,000, आपकी कितनी हो गई, ये तो 18,000 हो गई। और प्रोडक्ट सी की आई 20,000 माइनस 8,000, ये 12,000 हो गई।
तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई आपकी 30,000 प्लस आपकी 18 प्लस 12, ये आपका 60,000 यहाँ पे निकल कर आ गया। तो यही चीज यहाँ पे कर दो, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, आपका पीवी रेशो कितना निकल कर आ गया 60% निकल कर आ गया। तो अरे कुछ भी अलग नहीं था इसके अंदर, तो सर काम का डरा रहे थे, कॉम्पोजिट पीवी रेशो निकालना है तो बहुत ही आसान है। आप टोटल कंट्रीब्यूशन जो है, टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल सेल से डिवाइड कर दो तो आपकी कॉम्पोजिट पीवी रेशो भी निकल कर आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए साफ सुथरा सॉल्व कर दिया और टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स करके अपना आंसर निकाल लिया। तो इसमें कुछ मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो फॉर्मूला आपका वही है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, बट यहाँ पे साथ में टोटल शब्द जो है उसे ऐड कर दिया और ये बन गई आपकी ओवरऑल टोटल या फिर कॉम्पोजिट पीवी रेशो। चलिए अब थोड़ा सा सवाल को और घुमाते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे सवाल है, इसमें आपको कॉम्पोजिट पीवी रेशो निकालना है और इस कॉम्पोजिट पीवी रेशो के लिए आपको जो जानकारी दे रखी है वो ये दे रखी है कि एक्स लिमिटेड 4 आर्टिकल्स बनाती है, ए बी सी एंड डी। उनका जो सेल मिक्स आपको गिवन है 40%, 25%, 20% एंड 15%। यानी कि टोटल सेल में से ए की जो सेल है 40%, बी की 25%, सी की 20% और डी की 15% है। टोटल सेल्स हमें यहाँ पे जो दे रखी है वो यहाँ पे 2 लाख की दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे बता रखी है 60% जो है ए की है, बी की 40 है, सी की 50 है और डी की आपकी 70% है। और आपको यहाँ पे ओवरऑल पीवी रेशो प्यारे दोस्तों निकालना है। अब यहाँ पे ना परसेंटेज टर्म्स में बात की गई है और परसेंटेज टर्म्स अगर आपको डायरेक्टली दे दी जाए तो उसका एक शॉर्टकट है आपका कंपोजिट पीवी रेशियो निकालने का। बट अभी डायरेक्टली शॉर्टकट पे नहीं जाते हैं, पहले पुराना वाला अप्रोच ही लगाते हैं और फिर मैं आपको शॉर्टकट भी लगाकर दिखाऊंगा कि कैसे दोनों में आंसर सेम आ जाता है। तो अगर पुराना वाला अप्रोच ही लगाएं तो हमारी सेल्स बताओ कितनी हो गई, ए बी सी और डी 4 प्रोडक्ट है तो टोटल सेल्स आपकी 2 लाख है। ए की इसका 40% यानी कि कितनी हो गई 80,000 हो गई। बी की कितनी हो गई आपकी, बी का 25% है यानी कि 50,000 हो गई। सी की आपकी 40,000 हो गई और डी की आपकी 30,000 हो गई। टोटल लगा लो कितना आ रहा है, टोटल सर 2 लाख ही यहाँ पे निकल कर आ रहा है। और ऐसे ही इनका जो वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है तो इसका मतलब बाकी का जो 40% बचा वो आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 40% है तो 60% कंट्रीब्यूशन, 50% है तो 50% ही कंट्रीब्यूशन और 70% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो 30% जो आपका बचा वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। आपकी जो टोटल सेल है अगर वो 100 है और मैं कह रहा हूं कि 60 उसमें से वेरिएबल कॉस्ट है तो 40 तो आपका कंट्रीब्यूशन बचा। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन भी लिख लेते हैं। यहाँ पे ये सेल्स लिख ली, अभी कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मेरे पास ए की है 40% यानी कि 32,000 हो गई, 80,000 का 40% किया। बी की मेरे पास है 60%, ये 30,000 हो गई। सी की मेरे पास है 50% तो ये 20,000 हो गई और डी की मेरे पास है 30% तो ये 9,000 हो गई। अब इसका टोटल भी अगर हम प्यारे दोस्तों लगा लेते हैं ना तो ये टोटल लगा के आपका निकल कर आएगा 91,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन है 91,000 की, टोटल सेल्स आपके पास है 2 लाख की, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये आपका कितना निकल कर आया, फटाफट से बताओ। ये आपका 45.5% जो है ना, ये आपका कंपोजिट पीवी रेशो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो आप अपनी कैलकुलेशन को ऐसे कर सकते थे, बट इसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी अवेलेबल है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं आइए आपको वो भी दिखा देता हूं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है और ये शॉर्टकट आप बेसिकली तब अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास टोटल सेल्स की फिगर गिवन नहीं होगी। तो उस केस में आप इस शॉर्टकट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस शॉर्टकट के अंदर हम बेसिकली क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो टोटल सेल्स है ना वो यहाँ पे कितनी है, वो एज्यूम कर लेते हैं 100 है। 100 में से 40 ए की है, बी की 25 है, सी की 20 और डी की 15 है। और अभी इनका जो कंट्रीब्यूशन रेशो है, जो पीवी रेशो है, वो हमें ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशो आपकी 40% की हो जाएगी। तो अभी ये हमारी सारी रेशोज आ चुकी थी कंट्रीब्यूशन की, पीवी रेशो की, उनको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने एक वेटेड एवरेज निकाल दिया।
हमने ये जो पीवी रेशो है, पीवी रेशो को मिलाकर, इन 4 पीवी रेशो को मिलाकर हमें एक पीवी रेशो निकालनी है। अब इन सारी पीवी रेशो के वेट अलग अलग हैं, ये बेसिकली आपके वेट है, जो सेल्स है ना वो आपके वेट है। तो इन सभी पीवी रेशो को इनके वेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया टोटल ऑफ दी वेट्स, जो कि 100 ही आएगा इस केस में, और आपका जो कंपोजिट पीवी रेशो है वो निकल कर आ जाएगा। तो एक वेटेड एवरेज निकाल दिया। तो वेटेड एवरेज के अंदर आप वेट को x से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका पीवी रेशो है, वही चीज हमने यहाँ पे किया। 40 इंटू 40 16, 25 इंटू 60 60 15 आ गया, 20 इंटू 50 10 आ गया, 15 इंटू 30 4.5 आ गया, और इनका आपने एग्रीगेट कर दिया तो अगेन कम्स टू 45.5%, जो कि हमारा पीवी रेशो निकल कर आ रहा था। तो अगर आपको पुराना अप्रोच सही लग रहा था तो मैं मानता हूं कि पुराना अप्रोच बिल्कुल आसान है, आपको आसान लगेगा, सही लगेगा, बट ये वाला अप्रोच जो है ना आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको ओवरऑल सेल्स की फिगर ना गिवन हो, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन में कई बार आपके पास टाइम की कमी भी होती है, तो टाइम सेव आपका इसी अप्रोच, इसी मेथड के अंदर होने वाला है। दूसरे वाले अप्रोच जो पहले आपके साथ किया उसमें काफी ज्यादा टाइम हमारा लग रहा था, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इस अप्रोच को बिल्कुल भी इग्नोर ना करना। ये अप्रोच आपकी आगे भी काम आएगी जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस की चर्चा आपके साथ करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपके साथ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को लेकर काफी चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, इसको सुधारा कैसे जा सकता है। अब ये चीज आप ही मेरे को बताएंगे। देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या है? बेसिकली इट इज योर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो अगर इस रेशो को सुधारना है तो क्या करो, आप अपने कंट्रीब्यूशन जो है उसको बढ़ाओगे तो आपकी ये रेशो सुधरेगी। कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो आप? कंट्रीब्यूशन आप निकालते हो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल को बढ़ाओगे तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, या तो वेरिएबल कॉस्ट को आप घटाओगे तो भी आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो पीवी रेशो को अगर बढ़ाना है तो या तो सेल को बढ़ाओ, अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, या फिर अपनी वेरिएबल कॉस्ट है उसे कम करो। और अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो तो फिर उस केस में आप ऐसे प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाओ जिनका पीवी रेशो ज्यादा है। जैसे हमारे पास 4 या 3 प्रोडक्ट आ जाते हैं, ए बी सी डी, तो इन सब में से जिसका पीवी रेशो ज्यादा है ना, आप उसकी सेल को प्रमोट करोगे तो उसका वेटेज ओवरऑल पीवी रेशो में बढ़ेगा, और ओवरऑल पीवी रेशो आपकी इंप्रूव होती हुई आपको दिखेगी। तो इस तरीके से आप अपनी पीवी रेशो को सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये जवाब आपके सामने यहाँ पे आपको मिल गया है। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने आपके साथ मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक बातें डिस्कस करी, कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशो के गुणगान किए। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको इस सेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।